Hello students, welcome to my class. In this class we are going to discuss few applied problems on principle of strong induction. इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्यों रिक्वायर्ड है। तो आज की क्लास में हम कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स लेंगे और उन अप्लाइड प्रॉब्लम्स को हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको हम दोनों प्रिंसिपल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा लेना होते हैं, लेकिन उसी प्रॉब्लम को अगर हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगी। तो आज हम एक प्रॉब्लम ऐसी भी लेंगे जिसको हम दोनों प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन पर। विच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग जस्ट नंबर्स 4, 7 एंड 10? प्रूव योर रिजल्ट यूजिंग बोथ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एंड द स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। सो अभी यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेंगे और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन दोनों से सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड विच वन इज बेटर। सो अभी यहाँ पर 4, 7 एंड 10 आपको नंबर्स दिए हैं और इन 4, 7 एंड 10 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन रिपीट देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो यहाँ पर 4, 7 एंड 10 को लेकर जो फर्स्ट नंबर बन सकता है या लीस्ट नंबर है वो है 4, देन नेक्स्ट नंबर इज 7, then next number you can form taking 2 4s 8, then next number 9 you cannot form, 10 already given, 11 you can take 1 4 and 1 7 so you can form 11, 12 you can take 3 4s, 13 you cannot form, 14 you can take 1 10 and 1 4 so you can form 14, 15 you can take 1 7 and 2 4s so you can form 15, 16 you can take 4 4s so you can form 16 and so on. So you can see here any number greater than or equal to 14 can be formed using 4, 7 and 10 only. So यहाँ पर आपको जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, p n the integer n greater than or equal to 14 can be formed using just 4, 7 and 10. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के लिए भी ऐसे ही बनेगा एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के लिए भी यही रहेगा। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो भी है इन्वॉल्विंग इंटीजर एन, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए भी वही रहता है एंड स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के लिए भी वही रहता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ इस एग्जांपल को हम सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। सो बेसिस ऑफ इंडक्शन के लिए हम जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है 14 उसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। सो P14 इज ट्रू बिकॉज यू कैन फॉर्म 14 बाय टेकिंग 1 4 and 1 10, so it is true. Step 2 इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लेते हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में इस तरह से होती है, लेट p of k be true for some positive integer k, that means the number k can be formed using 4, 7 and 10 only. So using this information कि नंबर k 4, 7 and 10 से मिलकर बनाए, आपको ये प्रूव करना है कि नंबर k plus 1 can also be formed using 4, 7 and 10 only. सो इसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। जनरलाइजेशन में हम शो करते हैं p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू यूजिंग p ऑफ k ओनली। यहाँ पर हम p ऑफ k यूज करेंगे, दैट मीन्स नंबर k के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो 4, 7 एंड 10 से मिलकर बना हुआ है, उसको यूज करके आपको k प्लस 1 के बारे में बताना है कि वो 4, 7 एंड 10 से मिलकर बनेगा। सो यहाँ पर आपको नंबर k के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें 4 है, 7 है या उसमें कॉम्बिनेशन है 4, 7 एंड 10 का। सो यहाँ पर हमको अलग अलग केसेस लेना पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं द नंबर k इज फॉर्म यूजिंग 4 ओनली। सो आपके पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 है नंबर। सो लीस्ट नंबर जो 4 को यूज करके बना सकते हो ग्रेटर देन 14 इज 16। सो कम से कम 4 फोर्स हैं, जो भी नंबर k है उसमें कम से कम 4 आपके पास में फोर्स हैं, सो दैट आपके पास 16 है। सो इस नंबर k में से अगर हम ये चारों फोर्स निकाल दें, सो k माइनस 16 प्लस 10 प्लस 7 कर दें हम, बिकॉज आपके पास 10 भी है 7 भी है। सो 17 आप ऐड कर रहे हो, 16 आप माइनस कर रहे हो k में से, सो यहाँ पर आपको मिलेगा k प्लस 1। सो यू कैन रिप्लेस 4 4s बाय 1 10 एंड 1 7, सो यू कैन गेट k प्लस 1। सो फर्स्ट वाला जो केस है व्हेन वी हैव फोर्स ओनली इन k, उस केस में आप k प्लस 1 बना सकते हो। केस 2 व्हेन द नंबर k इज फॉर्म बाय 7 ओनली। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि k में सिर्फ 7 है। सो 7 है तो आप क्या करोगे, इस 7 को माइनस कर दो एंड 2 4s ऐड कर दो, सो यू विल गेट k प्लस 1।
तो जितने भी 7 आपको दिए उनमें से एक 7 हटा दो और उसमें 2 4 ऐड कर दो, आपको k+1 मिल जाएगा. सो सेकेंड केस इज ऑल्सो क्लियर. थर्ड केस, व्हेन द नंबर k इज फॉर्म बाय 10 ओनली. अब 10 ओनली है तो इस 10 को माइनस कर दो, 10 माइनस किया है और एक 4 और एक 7 ऐड कर दो. सो यू विल गेट k+1. देन नेक्स्ट केस, व्हेन द नंबर k इज फॉर्म्ड यूजिंग 4 एंड 7 ओनली. सो यहाँ पर आपके पास में कम से कम एक 4 है एंड कम से कम एक 7 है. सो अभी हमने प्रीवियस केस में देखा k-7 कर दो एंड 2 इंटू 4 कर दो. सो यहाँ पर आपको मिलेगा k+1. सो इस 7 को माइनस कर दो एंड 2 4s ऐड कर दो. देन फिफ्थ केस, व्हेन द नंबर k इज फॉर्म बाय यूजिंग 4 एंड 10 ओनली. अब आपके पास कम से कम एक 10 है एंड कम से कम एक 4 है. सो प्रीवियस केस में हमने देखा है कि हम एक 10 को माइनस कर देते हैं और एक 4 एक एंड एक 7 को ऐड कर देते हैं. सो वी विल गेट k+1. सिक्स्थ केस, व्हेन द नंबर k इज फॉर्म बाय 7 and 10 only. Then again you can replace this 10 by 1 7 and 1 4. So you can get k+1 or you can replace this 7. दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप. So you can get k+1. Now last case, when the number k is formed by using all 4 7 and 10, then you can replace this 7 by 2 4s. So you can get k+1 or you can replace this 10 by 1 7 and 1 4. So you can get k+1. So in all cases you are able to form k+1 using 4 7 and 10 when you have k formed by 4 7 and 10. So k को यूज करके आप k+1 बना सकते हो. Therefore p of k+1 is true. So we can generalize the result that pn is true for all integers n greater than or equal to 14. So यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से आपने देखा कि आपको 7 अलग अलग केसेस बनाने पड़े बिकॉज k के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसमें 4 है 7 है 10 है या कॉम्बिनेशन ऑफ 4 7 एंड 10 है. तो आपको अलग अलग केस बना के देखना पड़े और हर एक केस में आपने वेरीफाई कर लिया कि अगर आपके पास k है तो आप k+1 बना सकते हो. नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. सो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे. हम बेसिस ऑफ इंडक्शन वही रहेगा जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल में करते हैं. स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हमको पहले वेरीफाई करना है तो हमने वेरीफाई कर लिया P14 इज ट्रू. सेकंड स्टेप इंडक्शन हाइपोथेसिस. सो जो भी चेंज आना है वो अब आएगा चेंज. लेट Pn बी ट्रू फॉर ऑल n सच दैट n बिटवीन 14 एंड k फॉर सम k इन नेचुरल नंबर और सम पॉजिटिव इंटीजर k. सो यहाँ पर ये जो चेंज है ये फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं होता है, यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल में हमने ले लिया है. फर्स्ट प्रिंसिपल में हम सिर्फ इसको लेकर काम करते हैं. तो हमने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल में n इक्वल टू k को लेकर हमने वेरीफाई किया अलग अलग केसेस में कि रिजल्ट ट्रू है कि k+1 इज आल्सो ट्रू. अब यहाँ पर हम इस इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करेंगे जनरलाइजेशन करने के लिए. टू शो p of k+1 is true, that means the number k+1 can be formed using 4 7 and 10 only. So अब आपके पास में ये इंफॉर्मेशन है. So k+1 फॉर्म करने के लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो है k-3. k-3 कैन बी फॉर्म यूजिंग 4 7 एंड 10 और k-3 कहाँ पर है, यहाँ पर है. सो k-3 नंबर आपको पता है कि उसमें 4 7 एंड 10 है. सो आप इसमें एक 4 ऐड कर दो. सो यू विल गेट k+1. ऑल्सो यू नो दैट k-6 कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 7 एंड 10. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है इंडक्शन हाइपोथेसिस में. सो इसमें आप 7 ऐड कर दो. सो यू विल गेट k+1. और यहाँ पर आपको मालूम है k-9 कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड. सो आप इसमें 10 ऐड कर दो. सो k+1. सो इन तीनों में से कोई भी एक केस लेकर आप k+1 बना सकते हो. तीनों केस लेने की जरूरत नहीं है. सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस द नंबर्स k-3, k-6 एंड k-9 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 7 एंड 10 ओनली. सो टेकिंग एनी वन ऑफ देम, k-3 लोगे तो उसमें एक 4 ऐड कर देंगे हम. k-6 है तो उसमें एक 7 ऐड कर देंगे और k-9 लिया है तो उसमें एक 10 ऐड कर देंगे. दैट मीन्स द नंबर k+1 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 7 एंड 10 ओनली. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ी है ये वाली, when you know this induction hypothesis. So अब आपके पास में k+1 can also be formed using 4 7 and 10. Therefore Pn is true for all integers n greater than or equal to 14. That means any integer n greater than or equal to 14 can be formed using 4 7 and 10 only. So दोनों प्रिंसिपल्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों प्रिंसिपल्स में से आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है.
आप k-3, k-6, k-9 जो भी रिक्वायर्ड था वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में ये फ्रीडम नहीं है. दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन इज बेटर. नाउ लुक एट सेकंड एग्जांपल. A chocolate bar consists of unit squares arranged in an n by m rectangular grid. You may split the bar into individual unit squares by breaking along the lines. Show that the number of breaks required is nm minus 1, n into m minus 1. So अभी यहाँ सिचुएशन ये है कि आपको ऐसा एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार दिया हुआ है और उस चॉकलेट बार में इस तरह से ग्रिड बने हैं. ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार में n रोज हैं, m कॉलम्स हैं, सो n बाय m ग्रिड है. अब इसको ब्रेक करके आपको इंडिविजुअल स्क्वायर्स इसमें से निकालना है इस तरह से. सो इंडिविजुअल स्क्वायर्स कितने पॉसिबल हैं वो सारे निकालना है. तो आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर आप इंडिविजुअल यूनिट स्क्वायर्स में इसको ब्रेक करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स nm-1 होंगे. ओके, सो इसको आपको प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से हम कर सकते हैं. सो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं. सो पी एन एम हम स्टेटमेंट ले रहे हैं. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m द नंबर ऑफ ब्रेक्स नीडेड टू स्प्लिट अप एन n बाय m स्क्वायर इज nm-1 वेयर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एन इंटीजर. सो यहाँ पर nm दोनों इंटीजर्स हैं, बट यहाँ पर m इज फ्री. m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और यहाँ पर n जो है वो हम उसको कंट्रोल करेंगे फॉर इंडक्शन. सो n के करस्पॉन्डिंग m कुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हमारा जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है या कंट्रोल्ड इंटीजर है वो है n, जिसको पर हम इंडक्शन अप्लाई करेंगे. दोनों पे एक साथ इंडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें से कोई एक ले लेंगे. यहाँ पर हमने n ले लिया है, हो सकता है आप m लेकर इंडक्शन अप्लाई करो. सो इट डजेंट मैटर. सो बेसिस ऑफ इंडक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करते हैं. सो 1 बाय 1 स्क्वायर दिया है, देन देर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई ब्रेक नहीं लगेगा उसमें. सो नंबर ऑफ ब्रेक्स जो है वो 0 होंगे, जो इससे भी आते हैं. n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1. सो नंबर ऑफ ब्रेक्स जो है वो 0 होंगे. एंड 1 बाय m, n इक्वल टू 1 है, m कुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो 1 बाय m रेक्टेंगुलर ग्रिड के लिए नंबर ऑफ ब्रेक्स जो होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे हम. सो यहाँ पर आपके पास 1 बाय m रेक्टेंगुलर ग्रिड इस तरह से होगा. सो इंडिविजुअल स्क्वायर्स को स्प्लिट करने के लिए या निकालने के लिए आप इसको ब्रेक करोगे. सो ब्रेक अगर हम करेंगे तो आपको टोटल जो नंबर ऑफ ब्रेक्स हैं वो m-1 करना होंगे, बिकॉज एक मूव में आप इसको निकाल दोगे, सेकंड में इसको निकालोगे, थर्ड में इसको, एंड सो ऑन. सो इस तरह से ब्रेक करते जाओगे तो m-1 ब्रेक यहाँ पर आकर आप रुक जाओगे, बिकॉज यहाँ तक आते आते ये सारे स्क्वायर यूनिट्स में स्प्लिट हो जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स जो है वो m-1 हो जाएंगे. सो इट इज ट्रू, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है m-1. ना इंडक्शन स्टेप और इंडक्शन हाइपोथेसिस. इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लेते हैं लेट nm बी ट्रू फॉर ऑल n बिटवीन 1 एंड k फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m. तो यहाँ पर m कुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसके बारे में हम माइंड नहीं कर रहे हैं. हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है वो है n, जिस पर हम इंडक्शन अप्लाई कर रहे हैं. सो जनरलाइजेशन के लिए हम क्या प्रूव करने वाले हैं. टू शो दैट p ऑफ k प्लस 1 m, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ ऑर्डर k प्लस 1 इंटू m requires k plus 1 m minus m number of bricks to split up the rectangular grid into unit squares. So यहाँ पर आपके पास जो ग्रिड है वो k plus 1 into m साइज का है. So k plus 1 into m रेक्टेंगुलर ग्रिड जो आपको दिया है उसमें आप फर्स्ट जो ब्रेक है वो किसी रो के अलॉन्ग लगा दो. हम ये कर सकते हैं, हम ब्रेक लगाना है किसी भी रो के अलॉन्ग हम ब्रेक लगा सकते हैं, कॉलम के अलॉन्ग भी ब्रेक लगा सकते हैं. सो एज्यूम दैट फर्स्ट ब्रेक इज अलोंग अ रो. सो आपके पास में अब जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है. एक हो गया है n1 इंटू m, दूसरा हो गया है n2 इंटू m. बिकॉज आपने जो भी रेक्टेंगुलर ग्रिड था उस रेक्टेंगुलर ग्रिड में किसी भी रो के अलॉन्ग एक ब्रेक लगा दिया. सो सपोज इस वाली रो के अलॉन्ग हमने ब्रेक लगाया तो यहाँ से आपको 2 रेक्टेंगुलर ग्रिड्स मिलेंगे इस तरह से. एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ये मिलेगा आपको और दूसरा उस वाला ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड मिलेगा जिसको आपने ब्रेक किया है. सो यहाँ पर आपको 2 रेक्टेंगुलर ग्रिड्स मिल गए अलोंग रो आपने अगर ब्रेक लगाया तो. सो इसमें सपोज n1 नंबर ऑफ रोज है और इसमें n2 नंबर ऑफ रोज है. अब आपके पास में 2 रेक्टेंगुलर ग्रिड्स हो गए n1 इंटू m एंड n2 इंटू m साइज के.
बट n1 प्लस n2 क्या है, वो है k प्लस 1. हियर n1 इज लेस देन k एंड n2 इज ऑल्सो लेस देन k. ओके, जब आप ब्रेक लगाओगे तो n1 n2 जो है वो लेस देन k होंगे. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेस देन और इक्वल टू k, ये लेस देन और इक्वल टू k भी हो सकते हैं. तो इसके लिए आपने इंडक्शन हाइपोथेसिस देखिए, आपके पास में इंडक्शन हाइपोथेसिस से इस साइज का जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है उसके लिए नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हैं, n1m-1. दूसरे के लिए आपके पास में है n2m-1. सो टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स अगर आप काउंट करोगे, सो एक आपने जो फर्स्ट रो के अलॉन्ग लगाया था वो, दूसरा वाला हो गया n1m-1 एंड थर्ड वाला हो गया n2m-1. सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड, यू विल हैव n1 प्लस n2m-1 एंड n1 प्लस n2 है k प्लस 1 m-1. सो नंबर ऑफ ब्रेक्स जो है वो k प्लस 1 इंटू m-1 है अगर आपके पास k प्लस 1 इंटू m साइज का रेक्टेंगुलर ग्रिड है. सो इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे हम, फॉर ए k प्लस 1 m size rectangular grid we may assume that the first break is along a row and we get n1m and n2m size bars where n1 plus n2 equal to k plus 1 and n1 lies between 1 and k, n2 lies between 1 and k. So यहाँ पर आप इंडक्शन हाइपोथेसिस यूज कर रहे हो n1 and n2 पर. So by induction hypothesis the number of further breaks that we need is n1m-1 and n2m-1 बिकॉज n1 n2 जो है वो लेस देन k है और उनके लिए आपके पास में इंडक्शन हाइपोथेसिस है. तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स हम काउंट करेंगे. सो फर्स्ट वाला जो ब्रेक हमने रो के अलॉन्ग लगाया था वो जो ये वाला ब्रेक है, एंड n1 इंटू m-1 ये वाला ब्रेक है जो हमने फर्स्ट रेक्टेंगुलर ग्रिड जो मिला है उसमें लगाया, एंड सेकेंड वाला रेक्टेंगुलर जो ग्रिड है उसके अंदर हमने ब्रेक्स लगाए. तो इतने ब्रेक्स हमको लगेंगे k प्लस 1 इंटू m-1 अगर हम k प्लस 1 इंटू m साइज के रेक्टेंगुलर ग्रिड को इंडिविजुअल स्क्वायर्स में स्प्लिट करना चाहते हैं. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ साइज n to m. Now consider another problem. A country has n cities. Any two cities are connected by a one-way road. Show that there is a route that passes through every city. तो यहाँ पर आपको n cities दी हुई हैं और इसमें between every two cities there is a one-way road. So अगर आपके पास में दो cities हैं इस इन n cities में से A and B, so इनके बीच में either A to B और B to A there is one-way road. Okay? So आपको प्रूव करना है कि इन n cities में there is a route that passes through every city. So इसके लिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाला स्टेटमेंट बनाते हैं. So this is the statement. Let Pn for a set of n greater than or equal to 2 where n is a natural number cities, there is a route that passes through every city where any two cities are connected by a one way road. तो ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अब यहाँ पर n greater than or equal to 2 हमने लिया है बिकॉज देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू सिटीज, बिकॉज उनके बीच में एक वन वे रोड तभी हो सकता है जब आपके पास में कम से कम दो सिटीज हो. नाउ बेसिस ऑफ इंडक्शन फॉर n equal to 2 the statement is true because there is a one way road between these two cities. So इसी रोड को हमने वो रूट ले लिया है, that means there is a route that passes through both the cities. Step 2 induction hypothesis. Let Pn be true for any set of n cities where n between 2 and k for some natural number k. What is the meaning of this statement? For a set of n cities where n between 2 and k, there is a route that passes through every city where any two cities are connected by a one way road. So ये statement true है, हमने assume किया between any number of cities between 2 and k. Now generalization to show p of k plus 1 is true. That means for a set of k plus 1 cities, there is a route that passes through every city where any two cities are connected by a one way road. Now to prove for k plus 1, रिमूव k प्लस 1th सिटी. आइडिया जो है वो ये है कि k प्लस 1th सिटी को आपने अलग रखा और आपने बाकी बची हुई सिटीज़ को दो सबसेट्स में डिवाइड कर लिया. सो एक तो हो गया सबसेट A, दूसरा हो गया सबसेट B.
नाउ दो सबसेट्स में डिवाइड किया है तो इसमें n1 सपोज नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, देन n1 इज लेस देन k. इसमें n2 नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, सो n2 लेस देन k. अब यहाँ से आपने सिटी A में जो है वो सिटीज़ ली है जिनसे k+1 सिटी में वन वे रोड है, एंड सिटी B में वो सारी सिटीज़ है जिनमें k+1 सिटी से वन वे रोड है. नाउ A में जितनी भी सिटीज़ हैं उनके लिए स्टेटमेंट ट्रू है. बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर इज अ रूट दैट पासेस थ्रू एवरी सिटी. सो ए में जितनी भी सिटीज़ है उनमें आप एक ऐसा रूट फाइंड कर सकते हो विच पासेस थ्रू एवरी सिटी. दिस इज बाय इंडक्शन. सो यहाँ से हमने एक रूट लिया जो हर एक सिटी से पास होता हो, उस रूट को लेकर हम k+1 में आ गए. बी में गए. अब बी में फिर से इंडक्शन हाइपोथेसिस से आपको एक रूट मिलेगा दैट पासेस थ्रू एवरी सिटी बिकॉज ऑफ इंडक्शन हाइपोथेसिस. सो k+1 से आप जैसे बी में आए यू विल फाइंड ए रूट दैट passes through every city. Okay, so how to proceed? Take out the k+1 city and split the rest of them into two subsets A and B such that A contains all the cities that lead to ck+1 and B contains all the cities ck+1 leads to. So A में वो cities हैं जिनसे ck+1 में वन वे रोड है एंड B में वो cities हैं जिनमें ck+1 से वन वे रोड है. Then by induction hypothesis there is a route which passes through every city ने. So A के लिए ये true है. Similarly B के लिए भी number of cities जो है वो n2 less than k है. Therefore there is a route that passes through every city. Now start with the route that passes through every city in A and go to ck+1. Then go to the route that passes through every city in B. We can do that because ck+1 leads to every city in B. So in this way we find that there is a route that passes through every city in the set of k+1 cities. Therefore P of k+1 is also true. Hence Pn is true for all n. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से सॉल्व किए. आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो एप्लीकेबल है तो. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.